Uh, Hello everyone, today we are going to start chapter number 2 which is related to basic laws, and today we will cover Ohm's law, and in order to clear a concept we will also solve a numerical. तो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ओहम्स लॉ हमें सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का कवर करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के बारे में अगर पता होगा तो ऑब्वियसली बात है हमें ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है जो आपके फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप करे, उसको बैरियर के तौर पर काम करे, उसको फ्लो होने ना दे, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर एक कंडक्टर है जो कि 1 मीटर का है और दूसरा कंडक्टर जो कि 5 मीटर का है, तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन उसकी लेंथ ज़्यादा जिसकी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मीटर और 5 मीटर है, तो 5 मीटर वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और इसी तरह एक और रिलेशन बता रहा है एरिया के और रेजिस्टेंस के दरमियान। बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अगर आपका एक कंडक्टर है, उसका अगर एक कंडक्टर जिसका एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 1 मीटर का ये वायर है और इसका ये 1 मीटर mm² का इसका गेज है, और दूसरा वायर जिसकी जो कि 1 मीटर का है और पर उसका गेज जो है 5 mm² का है, तो इसकी रेजिस्टेंस, इस वायर की रेजिस्टेंस कम होगी एज़ कम्पेयर टू 1 mm² वाले वायर की। तो यहाँ पर भी रिलेशंस यही दिखाया गया है। ये एक कंडक्टर है जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया गया है और यहाँ पर इसकी लेंथ दिखाई गई है। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी जब लेंथ ज़्यादा होगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो रेजिस्टेंस के बिल्कुल मुखालिफ उसे हम एक कंडक्टेंस का नाम दिया गया, यानी रेजिस्टेंस जो कि करंट को स्टॉप करती है, एज अ बैरियर के तौर पर काम करती है और उसको करंट को फ्लो करने नहीं देती। जहाँ वहीं पर कंडक्टेंस एक ऐसी खुसूसियत होती है किसी कंडक्टर की जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प देता है, जिसको हम मोह से शो किया जाता है, और इसका जो साइन है बिल्कुल ही अपोजिट रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को हम इस तरह शो करते हैं और हम कंडक्टेंस को इस तरह से शो करते हैं। ये बिल्कुल इन्वर्सली होता है रेजिस्टेंस के। यहाँ पर भी यही दिखाया गया है। देखें कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अपोजिट में बिल्कुल इन्वर्सली है कंडक्टेंस के। कंडक्टेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है, वो हमें ये बता रही होती है कि करंट जो एक एलिमेंट है वो कितना पास कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है, करंट पास करने की कैपेबिलिटी क्या है, वो हमें कंडक्टेंस शो कर रही होती है। तो आज जो हमें ओहम्स लॉ को अंडरस्टैंड करना था, तो उसके लिए बेसिक्स जो चीज़ें थी हमने अंडरस्टैंड की हैं। तो ओहम्स लॉ है क्या? ओहम्स लॉ बताता है जो वोल्टेज होता है किसी भी एलिमेंट का, किसी रेजिस्टेंस की यहाँ पे बताया जा रहा है, हम इसको कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज और करंट की हम करंट का रिलेशन देखें तो वो लीनियर होगा, यानी कि वोल्टेज अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसी के हिसाब से करंट भी बढ़ेगा। अगर ये 1 वोल्ट हो रहा है तो ये भी 1 एम्पेयर ही बढ़ेगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि करंट का रिलेशन भी वोल्टेज के साथ डायरेक्टली है, तो ये बिल्कुल बात सही है। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। ऑब्वियसली बात है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, तो करंट तभी बढ़ेगा जब वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने जैसे कि कंडक्टर की बात की, या फिर एक रेजिस्टेंस की हमने यहाँ रिलेशन ओहम्स लॉ बता रहा होता है, जो कि डेफिनेशन देखा जाए तो ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट वोल्टेज V अक्रॉस अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। देखिए, रेजिस्टर एक एलिमेंट तो होता है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं, एक एलिमेंट तो ठीक है, पर हमें ये बात याद रखनी चाहिए कोई भी कंडक्टर हो वो एक अपनी रेजिस्टेंस रखता है, चाहे वो कॉपर की वायर हो चाहे गोल्ड की वायर हो, उसकी एक रेजिस्टेंस होती है। उसी वजह से हम उस पूरी वायर की जो लेंथ है उसको हम एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे।
तो यहाँ पर अगर एक वायर के लिए हमें रिलेशंस देखना होगा या फिर किसी रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन देखना होगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो दिखाई दी जा रही है, हमें तो पता है ये यहाँ पर कांस्टेंट है, हमें तो पता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I, बट ये फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि हर एलिमेंट का होता है, जो भी कंडक्टर होता है या रेजिस्टेंस होता है उसकी एक ये हमारे पास रिलेशन में ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल एक वायर है जो कि 1 मीटर है, तो उसकी तो एक रेजिस्टेंस होगी, उस एलिमेंट को हम यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे R लिखा जाता है। यहाँ पे 2 एम्पेयर की हो, 2 मीटर की हो, इवन दो 1 मिलीमीटर की हो, उसकी भी एक रेजिस्टेंस ज़रूर होगी, तो वो हमें यहाँ पर उस फैक्टर को यहाँ पर शो किया जा रहा है, यानी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पर in order to compensate the resistance of the element or conductor we have to put R as a constant। यहाँ पर हमें यहाँ देनी पड़ेगी रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम मज़ीद इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ओम्स लॉ की कुछ कंडीशंस हैं जब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या है और ओपन सर्किट क्या है। देखिए आज यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 बैटरीज हैं जिसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है, पर यहाँ पर देखें कि ये ओपन है, आपस में अटैच नहीं है। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, जैसे कि बल्ब या फिर कोई पंखा वगैरह नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ओपन है। हमें पता है जब ये ओपन होगा तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब है वोल्टेज इज़ हाई। यहाँ पे अगर टर्मिनल्स पे हम अगर DMM को रखेंगे तो वोल्टेज जो बैटरी के मिसाल के तौर पर 12 होंगे तो वो शो हो रहे होंगे, पर करंट जब पास नहीं हो रहा तो वो ज़ीरो होगा। इसका करंट तभी फ्लो करता है जब उसको पास मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ पास होने के लिए इसके पास कोई रास्ता नहीं है, मीन नहीं है, तो यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, तो इस वजह से यहाँ से यहाँ पास नहीं हो रहा, और करंट जब पास ही नहीं हो रहा तो करंट ज़ीरो होगा। ये ओपन सर्किट की एक कंडीशन है। जब भी ओपन सर्किट होता है तो वहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हाई होती है और करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर बैटरी का हमें आपको यहाँ पर दिखाया गया है रिलेशन। वहाँ पर ही एक और रिलेशन दिखाया गया जिसको हम शॉर्ट सर्किट का नाम दिया गया है। देखिए कि यहाँ पर एलिमेंट आपस में जुड़े हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है। हमें पता है जब उसकी वजह यह है कि वोल्टेज ज़ीरो है, जब दोनों शॉर्ट हैं आपस में तो वोल्टेज ज़ीरो होगा और करंट हाई होगा, इन्फिनाइट होगा, जितना करंट होगा वो फ्लो होगा और रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपनी रेजिस्टेंस को बियर करता हो। अलबत्ता यहाँ पर जो वायर लगाया गया है प्लस से पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की, इसकी एक रेजिस्टेंस होगी, वो इतनी कम होगी कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओपन सर्किट में क्या होता है और शॉर्ट सर्किट में क्या कंडीशन होती है, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। हम ओम्स लॉ को मज़ीद क्लियर करने के लिए हमने जैसे कहा था कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि रिलेशन V इक्वल्स टू IR का एक रिलेशन है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करंट को मालूम करें, जबकि हमारे पास वोल्टेज इक्वल्स टू 30 वोल्ट दिया गया है और रेजिस्टेंस जो कि एक एलिमेंट है जिसकी जो कि वैल्यू दी है 5 किलो ओम। तो हमें मालूम क्या करना है, करंट हमें पता है V इक्वल्स टू IR, तो I मालूम करना है, तो I इक्वल्स टू V और R। तो हम अगर वैल्यूज़ पुट करें 30 वोल्ट और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें करंट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।